हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि जो हमारा नया बैच है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एंड्रॉयड की ट्रेनिंग लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है एक वन प्लस का 7 प्रो मॉडल, बिल्कुल फ्रेश है। अभी तक इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक ये फ़ोन रिपेयर्ड नहीं है। और इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको स्मार्ट चार्जर पे लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैं स्मार्ट चार्जर में कनेक्ट करता हूँ तो कभी कभी यहाँ पे 0.1 देखिए लिया और 0 हो गया, 0.1 लेता है 0 हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे चार्जिंग का लोगो भी आता है यहाँ पे, और कभी कभी एक आध दो लाइनिंग भी आती है। ठीक है, तो जब मैंने इसको डायग्नोसिस किया तो मुझे लग रहा है कि इसके सीपीयू में फॉल्ट लग रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ सीपीयू तक सीमित नहीं है। आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डिफाइन करेंगे कि सीपीयू ही रिवॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ है कि पहले के जो डबल डेकर के फ़ोन्स होते थे या सिंगल फ़ोन भी होते थे सिंगल सीपीयू के, तो आपने देखा था कि सीपीयू को लगाने के बाद हम बोलते थे कि पोर्ट बनेगा तो इसका मतलब सीपीयू सही लगा है, या पीए सोल्ड बन गया तो सीपीयू सही लगा है, या 0.6 मिली एम्पियर पे अगर आई चार्जर अगर कंजप्शन ले रहा है तो सीपीयू सही लगा है। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट बदल गया है, तो इसको पूरा प्रोसेस देखिएगा। हालांकि मैं इसमें सीपीयू ही रिवॉल्व करूंगा क्योंकि सीपीयू से ही दिक्कत लग रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीपीयू को कैसे हैंडल करना है, कौन सी ब्लेड यूज़ करना है, कितना टेम्परेचर, मैं कौन सी मशीन यूज़ करूंगा और कौन सा नोज़ल यूज़ करूंगा, कितने टेम्परेचर पे, कौन सा फ्लक्स पेस्ट, कौन सा पीपीडी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और इस टाइप के बड़े जो फ़ोन्स होते हैं वन प्लस के, इसके सीपीयू को कैसे हैंडल करते हैं, सीपीयू लगाने के बाद कैसे पता चलेगा कि सीपीयू हमारा सही लगा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है वन प्लस का 7 प्रो फ्रेश। सबसे पहले हम इसको पैनल से डिसेंबल करते हैं। फटाफट हम एलसीडी कनेक्टर, B2B कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर को निकालते हैं। और ये कैमरा को मैंने बाहर किया और मैं एक बार बोर्ड की कंडीशन फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। 2 स्क्रूज यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको खोलना ज़रूरी है, उसके बाद ही बोर्ड पैनल से बाहर आएगा। तो ये बोर्ड आ गया पैनल से बाहर। आप देख सकते हैं जो मदरबोर्ड है बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो ऐसे फ़ोनों को रिपेयर करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू यहीं पे लगा हुआ है और यहाँ पे ये हीट सिंक जो पेस्ट है वो लगा हुआ है। तो सीपीयू जहाँ है उतना ही एरिया हमें कट करना है, पूरा सील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और सील्ड निकालने का भी एक टेक्निक होता है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सीपीयू के ऊपर का हमने ये पेपर निकाल लिया है कवर, और मैंने ड्रिल मशीन से इसके लोहे को हम कट करेंगे, स्टील को, क्योंकि कई बार कटर से काटने के चक्कर में आईसी क्रैक हो जाती है या फिर ग्राउंड सील निकलने से ग्राउंड में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इससे और नई नई प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हम नहीं चाहते, क्योंकि इस फ़ोन का डाटा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सील्ड को यहाँ से कटर से काट लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कटर से हमने काट लिया है, ये देख सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही एरिया को हमें कट करना है। अब यहाँ पे कटर से निकालने से अच्छा है हमने ड्रिल से इसको काटना सही समझा। इस तरीके से आप भी ड्रिल मशीन मार्केट से ला सकते हैं और इस तरीके से किसी भी सील्ड को आराम से इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं। बहुत सेफ़ तरीका है, इसमें आईसीयू के ख़राब होने के या कुछ ग्राउंड डैमेज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हमने इसको ये निकाल लिया। अब दूसरे टाइप की सील्ड है ये वाली, हम इसको एक और तरीके से निकालने की बताएंगे आपको। अगर इस टाइप की सील्ड है और आप नहीं चाहते ड्रिल से निकालना तो आप हल्का हल्का यहाँ पे डिसोल्डर वायर, ये फ्लक्स और सोल्डर वायर यहाँ पे लगा लीजिए और हल्का सा असेंबली से हीट करके इसको ईजिली हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे हल्का हल्का लगा लीजिए और इसको हल्का 300 के टेम्परेचर पे हीट कीजिए और धीरे से देखिए बाहर आ गया। तो 2 तरीके मैंने बताया, आपको जो तरीका सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर रैम सैमसंग की लगी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेप से सबसे पहले कवर कर लिया है चारों ओर, ताकि कहीं भी हीट से कोई आईसी के ऊपर ओवर हीटिंग ना हो। और सबसे पहले ब्लेड से मैं कट करूँगा। तो मेरे जो एसएमडी है उसका टेम्परेचर 300 है, एयर 3 है, 2 और 3 के बीच में। और ये ब्लेड से मैं पहले ग्लू को कट कर लूँगा, देख सकते हैं ब्लैक पेस्ट जो लगा है उसको कट कर लेंगे। पेशेंस के साथ काम करना है, बगल में छोटी छोटी रजिस्टर से
इनके उखड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको आराम से ही काम करना है, ठीक है। ये उसके बाद देखिए, अब जो मेरी मशीन है इसका जो टेम्परेचर है 350 है, एयर 100 है, और अब हम इजीली इसको निकालते हैं, ठीक है। नोज़ल 12 mm का हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड यूज़ कर रहे हैं DP07, और आराम से रैम के ऊपर मूव करते रहिए, और जब आपको लगे कि हल्का सा डिसोल्ड हो रही है रैम तो ब्लेड इन करना है। आसपास के कंपोनेंट को मेल्टिंग पॉइंट देख के आप ब्लेड को इंसर्ट करें। देखिए ब्लेड इंसर्ट होने लगी, यही मौका है रैम को उठाने का। रैम उठाते समय आपके नोज़ल अपोजिट साइड होनी चाहिए। ये देखिए बहुत आसानी से रैम निकल गई। ज़्यादा हीट नहीं रैम पे करना है, ना तो ओवर हीट होने से रैम ख़राब हो जाती है, इसीलिए ये अंदाज़ आपका बहुत ज़रूरी है। अब CPU के ऊपर हम हीट करते हैं, ठीक है। और ये जो CPU आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सेम टाइम में CPU भी निकाल लीजिए, क्योंकि अभी पूरा बोर्ड गर्म है, तो CPU को निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लेड को हमने आराम से इंसर्ट किया। एक कैपेसिटर थोड़ा सा मिस हुआ है, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा CPU भी बाहर आ गया आराम से। देखिए जब CPU निकले तो SMD का नोज़ल अपोजिट साइड में होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। अब CPU देखिए निकल गया। बहुत हार्ड है CPU, देख सकते हैं आप कितना हार्ड है। इसका ग्राउंड भी बहुत हार्ड होता है, बोर्ड भी थिकनेस ज़्यादा है, तो उसको काम करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने थोड़ी भी जल्दबाजी की तो प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। तो मैं भी आयरन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉरवर्ड का, और इस तरीके से आप फटाफट इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं क्लीन कर सकते हैं फटाफट। टेम्परेचर है आयरन का 330 350 टेम्परेचर है आयरन का, 330 से 350 के बीच में। अब मेरे पास है क्विनली की 007 ब्लेड। इसका आप देखो ब्लैक पेस्ट बहुत ही हार्ड है। तो टेम्परेचर अभी SMD का मेरे है 8 mm की नोज़ल है, और इसका टेम्परेचर अभी है 300, और धीरे धीरे मैं पूरे ग्लू को इस तरीके से कट कर लूँगा। आप देख सकते हैं फटाफट। सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, नहीं तो प्रिंट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ग्लू को पूरा क्लीन कर लिया, ब्लैक पेस्ट, ठीक है। अब इसको क्लीन करने के बाद जो थोड़ा बहुत पेस्ट बचा होता है तो फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे, और फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद एक बार डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे तो काफ़ी हद तक जो ब्लैकिश जो बॉल्स हैं वो सही हो जाएंगी, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ठीक है, ये ब्लैकिश बॉल्स पूरी सही हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब हम पूरा इसको क्लीन कर लेते हैं पूरी IC को। तो एक दो पैड डैमेज हुए हैं, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से निकालने के लिए, पैड डैमेज हो गए। यहाँ पे देखिए एक मेन पैड डैमेज, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी जितने भी पैड्स के प्रिंट डैमेज है वो NC है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइक्रो जंपरिंग करनी ज़रूरी है। मैजिक पैड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन माइक्रो जंपरिंग से भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लीन करके कट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको राउंड करके हम फटाफट इसका एक नया बॉल तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। वैसे तो हम लोग मैजिक पैड ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि किनारे की बॉल में मैजिक पैड सबसे आसान होता है बनाना। तो ये देखिए बॉल बन गई। इसको UV मास्क से मास्किंग करके, और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको सही कर ले ताकि IC लगाने के लिए रेडी हो। UV लैंप मैंने यूज़ किया, और फटाफट इसको हार्ड करके और यहाँ पे स्क्रैच करके और इसके पूरे सरफेस को हम बराबर कर देते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूरी IC को क्लीन कर लिया। अब ये हमारा है CPU, ठीक है। तो CPU पे सबसे पहले एक बार सोल्डरिंग से पूरे सोल्डर को बाहर कर लेते हैं। कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो मत लगाएं। फिल्ट्रेशन सर कैपेसिटर्स हैं। तो इस तरीके से ब्लैक पेस्ट को हमने कुछ हद तक क्लीन कर लिया। अब ये ब्लेड लेना है,
आयरन को एसएमडी के टेम्परेचर को करना है 300 और धीरे धीरे पूरे ग्लू को बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पूरा एकदम ग्लू एक एक करके पूरा आराम से बाहर है। थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप बस एक बार टेक्निक सीख जाए कि कैसे इसको निकालना है। अब कंपोनेंट के पास जो है उसके लिए हम 007 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि कंपोनेंट के आसपास भी क्लीन किया जा सके। हालांकि आप चाहें तो कैपेसिटर को हटा के भी क्लीन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसको पूरे को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और क्लीन करने के बाद अब समय आ गया है इसको फाइनल क्लीन करने का। तो हम आयरन ब्रश यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे पैड्स ब्लैक हैं। अगर इसी टाइम हम अगर इसको रिवॉल्व करें तो कुछ बॉलें रिवॉल्व नहीं होंगी। तो ये जो कैपेसिटर से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहें तो ना निकालें। तो इसके पीछे थोड़े ब्लैक पेस्टेड है तो थोड़ा दिक्कत करेगा, इसीलिए मैंने अभी निकाल दिया। बाद में आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरी आईसी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो अभी मैंने कैपेसिटर निकाल दिया। सेम स्टेंसिल से अगर रिवॉल्व करना हो तो इसको यूवी मास्किंग नहीं करनी पड़ेगी, और अगर यूनिवर्सल से अगर करना हो तो यूवी मास्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कैपेसिटर निकाल दिया तो कई बार वहाँ पे ना सोल्डर जाके ना थोड़ा सा मुश्किल करता है, इसीलिए इसको मैंने मास्किंग कर दिया, ठीक है। फिर हम इसको मास्किंग करके और एक बार स्क्रैच करके और फिर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास सेम स्टेंसिल भी इसकी है, और जब सेम स्टेंसिल से अगर रिवॉल्व करना हो तो फिर कैपेसिटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए निकाल दिया क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे ब्लैक पेस्ट लगा हुआ था। अब इसका जो अपोजिट साइड रैम वाला एरिया है इसको भी क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका ग्लू कितना हार्ड है। तो अगर आपके पास पेशेंस है और अच्छी मशीनें हैं और टेक्निक्स आपको पता है तो आप किसी भी टाइप के सीपीयू पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी टेक्निक सीखनी है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा हमारा जो कोर्स है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सब कुछ है, और इसमें हम इस टाइप के सीपीयू को हैंडलिंग करना भी सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लक्स लगाइए और एक बार यहाँ पे डिसोल्डर वायर चला दीजिए ताकि पूरा क्लीन हो जाए। देखिए ये क्लीन हो गया, देख सकते हैं क्लीन हो गया पूरा। अब क्लीन करने के बाद इसको यहाँ पे रैम इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब आती है रैम की बारी। तो ये रैम है, तो रैम को भी एक बार क्लीन, सबसे पहले डिसोल्डर वायर चलाइए। उससे क्या होगा कि कुछ ब्लैक पेस्ट भी क्लीन हो जाता है और डिसोल्डर पूरा बराबर हो जाता है। इसके बाद फिर ब्लेड चलाइए, इसके बाद ब्लेड ले लीजिए और उससे कट कर लीजिए। देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेड से कटिंग हो जाती है, देख सकते हैं आप, ये पूरा कट गया। अब ब्लैक काफ़ी सारी ब्लैक बॉल्स हैं तो एक बार डिसोल्डर वायर चलाइए, और डिसोल्डर वायर चलाने के बाद से इसको एक बार लोहे के ब्रश से साफ़ कर दीजिए, पूरी आईसी क्लीन हो जाती है। बार बार आपको चीज़ों को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से रैम भी क्लीन हो गई। अब फाइनली हम इसको एक ब्रश, आयरन ब्रश से क्लीन कर लेते हैं। देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। आयरन ब्रश को से जब भी आईसी को क्लीन करें तो एक बार थिनर में डिप करके क्लीन करें ताकि आईसी एकदम बिल्कुल वाइट हो जाए बिल्कुल। अब आते हैं रिबॉलिंग की बारी। तो ये यहाँ पे स्टेंसिल सेम है और मैं पीपीडी यूज़ कर रहा हूँ मांड की, ड्राई पीपीडी। ड्राई कर लें पीपीडी को ज़रूर, अगर ड्राई नहीं करेंगे तो फिर आईसी रिवॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये हमने क्लीन कर लिया, ठीक है। और क्लीन करने के बाद ये देखिए क्लीन कर लिया, और इसके बाद रिवॉल्व हो गई ये आईसी वन टाइम में। अगर आपको लगता है कि बॉल छोटी बड़ी है तो आप इसको कटिंग करके फिर से एक बार और रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी आईसी एक बार में अच्छे से रिवॉल्व हो चुकी है, इसीलिए मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने क्लीन कर लिया पूरी बॉल्स को। आप देख सकते हैं वन टाइम में बहुत अच्छी रिवॉल्व हो गई आईसी। एक बार हीट कर लेते हैं ताकि पूरी बॉल शेप में आ जाए।
अब आती है रैम की बारी। ठीक है, ये रैम है और रैम को एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं। अब हम रैम को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रैम एक बार में रिवॉल्व हो गई। अगर आपको लगता है कि रैम की बॉलें छोटी बड़ी हो रही हैं तो एक बार आप इसको कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर रैम की कोई भी बॉल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई तो रैम आपकी काम नहीं करेगी और सेट ऑन नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो रैम भी रिवॉल्व हो गई। अब आते हैं हम अब अपने पॉइंट पे आते हैं इंस्टॉलिंग के। तो इसके पहले हम इसको, और कभी भी याद रखें अगर आईसी हीट हो तो आप कभी भी उसको थिनर का यूज़ ना करें, थोड़ा कूल हो जाने दें तभी थिनर लगाएं। अब हम इंस्टॉलिंग की बारी आती है। अब देखिए जो मैं फ्लक्स पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं बताता हूँ कि ये है मैकेनिका SD360। ये बहुत अच्छा फ्लक्स पेस्ट है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे बोर्ड ब्लैक नहीं होता है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट फ्लक्स है। तो ये लगाया मैंने आईसी को और करता हूँ एक बार हिट, देख सकते हैं। और एक बार मूव करना, देखिए कैसे मूव किया जाता है आईसी को। जब आपको लगे कि आईसी इंस्टॉल हो गई है तो सीपीयू के पास जो कैपेसिटर्स थे जो हिले थे उसको मैंने सही कर दिया है वैसे। तो देखिए जब आपको लगे कि अब इसको मूव करना है तो आप ब्लेड से एक बार आईसी को इस तरीके से, जब मेल्ट हो जाए ना तो इस तरीके से मूव कराइए, ये इस तरीके से, ये एक बार लेफ़्ट से एक बार राइट से। ठीक है, देखिए ये देखिए ये देखिए मूव करा दीजिए एक बार, ये देखिए मूव हो गया। और तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सीपीयू को इंस्टॉल कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 7 प्रो है, 8T है, इनके सीपीयू बहुत हार्ड होते हैं। इनका जो ब्लैक पेस्ट बहुत हार्ड होता है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और टेम्परेचर भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। कई बार नहीं निकलती आईसी, हम लंबे समय तक हीट मारते हैं और ज़बरदस्ती प्रेशर से उखाड़ देते हैं सीपीयू और डैमेज हो जाता है ट्रैक। नॉर्मली इन फ़ोनों में टाइम लगता है और इसका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड, ये भी मोटा है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि हम स्पाइरल से काम कर रहे हैं। तो इस फ़ोन में सीपीयू हमने लगा लिया है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू लगाने के बाद कैसे पता करेंगे कि इसका जो सीपीयू सही लगा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सीपीयू में यहाँ पे, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है हमारा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सीपीयू पूरा इंस्टॉल हो चुका है। रैम मैंने नहीं लगाई, ये देखिए। तो रैम तब मैं लगाऊंगा जब मुझे ये कंफर्म हो जाए कि सीपीयू सही लगा है। तो इसका पहला प्रोसीजर देखिए क्या है। सबसे पहले मैं इसको स्मार्ट चार्जर पे लगा रहा हूँ फ़ोन को, देखिएगा। देखिए मैंने फ़ोन को स्मार्ट चार्जर पे लगाया और स्मार्ट चार्जर पे लगाने के बाद एक बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा स्मार्ट चार्जर पे, देखिए 0-1 का एम्पीयर कंजप्शन है, 0-1 बस स्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, 0-1-2-1-2 का स्टेबल कंजप्शन है। तो एक्चुअली में क्या होता था कि पहले जब सीपीयू लगता था ना, तो डबल डेकर पे हम काम करते थे सैमसंग के या पोको X3 प्रो इस सब के। तो सीपीयू लगाने के बाद 0.6 लेता था तो हम समझते थे कि सीपीयू लग गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 0.1 का एम्पीयर कंजप्शन है और ये मैंने निकाला यहाँ पे। और एक बार डीसी पे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑन ऑफ 170 पे 72 पे यहाँ पे स्टक हो चुका है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा सीपीयू लग चुका है, प्रॉपर लग चुका है। तो देखिए या तो आप स्टक एक बार चेक कर लो या फिर डीसी से 0.1 0.2 का एम्पीयर कंजप्शन हो, उससे भी पता चल जाता है कि सीपीयू यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ तो ऑटो पोर्ट बनता है, लेकिन आजकल के फ़ोन ऑटो पोर्ट नहीं बनाते। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ऑटो पोर्ट ना बनना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पोर्ट क्यों नहीं बनता है। लेकिन तब भी, क्योंकि पहले के फ़ोन होते थे सीपीयू बना पोर्ट बन गया तो हम समझ जाते थे कि पीएस ओल्ड बन गया, सीपीयू लग गया। लेकिन ये सब फ़ोन S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, ये ऑटो पोर्ट पे नहीं बन जाते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए रैम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। अब हमने सीपीयू इंस्टॉल कर लिया है। अब हम रैम को इंस्टॉल करते हैं। देखिए रैम को इंस्टॉल करने के लिए एक बार फ्लक्स लगाइए और फ्लक्स लगाने के बाद अब रैम को हम इंस्टॉल करने चलते हैं।
ये देखिए, मैंने हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आप YouTube देख के भी बहुत अच्छा काम कर पाओ, ठीक है। ये देखिए, अगर आप भी डरते हैं इस टाइप के फ़ोन्स पे काम करना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम SMD का टेम्परेचर करते हैं 350, एयर 100 है और रैम को एक बार प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं। देखिए, तो जब आपको लगे कि रैम बैठ गई है तो एक बार कम से कम 2 बार मूव कराइए, एक बार लेफ़्ट से एक बार राइट से। रैम का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे फ़ोनों में ना रैम कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत आती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, ये अब रैम बैठ चुकी है। अब हम मेल्ट कराते हैं, मूव कराते हैं। देखिए, एक बार लेफ़्ट से ये और एक बार ये इधर से, एक बार ऊपर से। ये देखिए, इस तरीके से ज़्यादा मूव नहीं कराना है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो CPU है और रैम को ईज़िली इंस्टॉल कर लिया है। और अब हम चलते हैं सेट को ऑन करके देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। CPU लगाने तक तो पूरा प्रोसेस क्लियर था, अब रैम लगा के देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए, तो पैनल में हम फिट कर लेते हैं। पूरा कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, LCD और चार्जिंग का ही मैंने कनेक्टर इंस्टॉल किया है। और ये बैटरी कनेक्टर। तो एक बार मैं चार्जर लगा के दिखाता हूँ, आप एम्पेयर कंजप्शन भी देखना कि अगर ऑन होगा तो 0.6 से स्टार्ट होगा और 1-2 एम्पेयर तक करंट कंजप्शन होगा, और नहीं ऑन हुआ तो फिर देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का लोगो आ चुका है और कंप्लीट देखते हैं। 0.6 से देखिए स्टार्ट हुआ है और ये 1 एम्पेयर करंट ले लिया है और 1.1 के आसपास। क्योंकि कई बार रैम लगाने के बाद अगर इस टाइप से सिर्फ लोगो देता है तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेट ओके हो चुका है। अभी बैटरी इसकी चार्ज नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं बैटरी, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ चार्जिंग लोगो पे रहा तो हो सकता है रैम कनेक्ट ना हो। इसका फॉल्ट भी बहुत आता है आजकल के फ़ोन में। तो जब तक चार्जिंग का लोगो ना जाए, जब तक कंफर्म नहीं होगा कि सेट कंप्लीटली हमारा ऑन होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो भी आ चुका है और एक बार इसको ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। एक बार देख लेते हैं पूरा बूट करता है कि नहीं। क्योंकि आजकल के जो डबल डेकर के फ़ोन्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम CPU इंस्टॉल करते हैं तो कई बार स्टक हो जाते हैं, या कई बार ओनली चार्जिंग का लोगो देता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आजकल देखने को मिलती है। तो देखिए, और 1.6 एम्पेयर का कंजप्शन भी यहाँ पे ले चुका है फ़ोन हमारा। तो देख सकते हैं कि कम्प्लीटली हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इस तरीके से फ्लैगशिप मॉडल्स में भी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये जो फ़ोन है, हम उसके ऑनर को बुलाना चाहेंगे। हाँ, तो ललित सर आइए इधर और सबको बताइए कि आपको कैसा लगा इस पूरे फ़ोन के प्रोसेस को देखने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। इसमें डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो बचाना था। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।